मेरे प्रिय श्रोताओं, लता का आपको प्यार भरा नमस्कार। वेद प्रकाश शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास कानून का बेटा भाग 6। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नारंग के इस स्पष्ट आश्वासन के बावजूद दुबे की तसल्ली ना हो पाई थी। केशव पंडित नाम का भूत उस पर हावी था। सोनू नहीं आई। रात 10 बजे तक के इंतजार के बावजूद वह नहीं आई तो तीरथ सिंह फिर मिलने के लिए कहकर चला गया। जैन साहब तो पहले से ही निराश थे। अब केशव भी निराश हो चला। बोला, इसका मतलब ये हुआ अंकल कि सोनू इलाहाबाद में नहीं है। मुमकिन है ऐसा ही हो। मेरी चिंता का कारण सोनू का ना मिलना नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल उसे मैं ढूंढ निकालूंगा। मेरी चिंता का असली कारण है वह नकाबपोश जो दुबे को कत्ल करना चाहता है। क्या मतलब? जब आपने मुझे सोनू के बारे में बताया तो मैं 100% श्योर हो गया था कि नकाबपोश सोनू ही होगी, और यह सोचकर राहत मिली कि कल जब अखबारों में मेरा कारनामा छपेगा तो सोनू अपने दिमाग से दुबे के कत्ल का ख्याल निकाल देगी। परंतु परंतु सोनू का इलाहाबाद में ना होने का मतलब है कि नकाबपोश सोनू नहीं कोई और है, और वह पुनः दुबे का कत्ल करने की कोशिश करेगा। अगर वह कामयाब हो गया तो मेरी सारी योजना मुकाम तक पहुंचने से पहले ही बिखर जाएगी। कौन हो सकता है वह? मेरी चिंता का कारण यही सवाल है। इसका हल क्या है, वही सोच रहा हूं। कहने के बाद केशव ने एक सिगरेट सुलगाई और पुनः बोला, अब वह संभावना भी काबिले गौर है जो दुबे ने व्यक्त की थी, यह कि वह जुनेजा का आदमी भी हो सकता है। कैसे पता लगे कि यह संभावना सही है या गलत? लिंक तो मेरे पास है मगर जरिया नहीं। क्या मतलब? इस बात का पता किंग कोबरा बहुत आसानी से लगा सकता है, मगर समझ में नहीं आता कि उस तक यह संदेश किस तरह पहुंचे कि मैं इस सवाल का जवाब चाहता हूं। फोन पर बात कर सकते हो तुम? नहीं, मेरा उससे फोन पर बात करना मुनासिब ना होगा। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने मैं आ पहुंचा हूं। अचानक वहां एक अजनबी की आवाज गूंजी और दोनों ही चौंक पड़े। नजरें एक झटके से दरवाजे की तरफ उठ गईं। काले रंग का आकर्षक एक नितांत अपरिचित व्यक्ति होठों पर मुस्कान लिए अभी अभी हॉल में दाखिल हुआ था। उसे देखकर बल्कि कहना चाहिए कि जिन की तरह प्रकट होता पाकर जैन साहब के ही नहीं बल्कि केशव के जिस्म में भी रोमांच की तीव्र लहर दौड़ गई। मुंह से अनायासा निकला, तुम कौन हो? जवाब में उसने जेब से सोने की एक गिन्नी निकाली और टॉस करने के से अंदाज में हवा में उछालकर लपकता हुआ बोला, यह मेरा इंट्रोडक्शन कार्ड है। क्या मतलब? उसने गिन्नी केशव की तरफ उछाल दी। अजीब सस्पेंस में पड़े केशव ने गिन्नी लपकी। देखा तो चौंक पड़ा। गिन्नी पर बड़े बड़े अक्षरों में खुदा था, कोबरा। केशव ने गिन्नी को पलटकर दूसरी तरफ देखा। खुदा था 46। जब तक केशव ने पलटकर उसकी तरफ देखा तब तक अपनी जेब से पैकेट और लाइटर निकालने के बाद आगंतुक इंडिया किंग की एक सिगरेट सुलगा रहा था। केशव की आंखों में घुमड़ रहे सवाल का जवाब दिया उसने, कोबरा का एजेंट नंबर 49। कैसे यकीन कर लूं यह सच है? मतलब, मुमकिन है कि एजेंट नंबर 49 तुम्हारे हाथ से मारा जा चुका हो और यह गिन्नी उसकी जेब से तुम्हारे हाथ लगी हो। जवाब में आगंतुक पलटा। अपना लिबास ऊपर उठाकर उसने पीठ नंगी कर दी। केशव के साथ साथ जैन साहब ने भी एक वैसा ही ठप्पा उस व्यक्ति की पीठ पर देखा जैसा महापालिका सैंड की पीठ पर लगा देती है। गोलगप्पे के बीच बीच कोबरा लिखा था। ऊपर की तरफ 46। वह उसी पोजीशन में बोला, अब शायद आपको यकीन आ गया होगा। ओके, केशव के मुंह से निकला। लिबास नीचे करता हुआ वह पुनः घूमा और बोला, किंग कोबरा के हुक्म पर मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए
हाजिर हुआ हूँ कि वे मालूम कर चुके हैं कि जुनेजा का नकाबपोश से कोई संबंध नहीं है। मालूम कर चुके हैं? केशव ने चकित स्वर में पूछा। जी हाँ, मगर क्यों? उन्हें कैसे मालूम पड़ा कि मैं इस सवाल का जवाब चाहता हूँ? मुझसे? तुमसे? जी हाँ, मगर तुम? मैं उन्हीं के आदेश पर ठीक उस क्षण से आप पर नजर रखे हुए था जब किंग कोबरा से प्रजामत करने के बाद 5 स्टार की इमारत से बाहर निकले थे। ओह, मुझे पता ही नहीं लगा। पुल को हुए, कहा उसने। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मगर मुझ पर नजर क्यों रखे हुए थे तुम? किंग कोबरा को आपके उद्देश्य और कार्य प्रणाली के बारे में जानने की जिज्ञासा थी, सो उन्होंने मुझे आपके पीछे लगाया। इसके साथ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आपको वॉच करना है, ना कहीं कोई काम आपका हक में करना है और ना खिलाफ। फिर तुम मेरी मदद के लिए प्रकट क्यों हो गए? कोबरा का कोई भी मेंबर कोई काम किंग कोबरा के हुक्म के बिना नहीं करता। यानी उन्होंने तुमसे मेरी मदद करने के लिए कहा? जी हाँ। किस तरह? उनके आदेश के मुताबिक प्रत्येक 2 घंटे के बाद मैं अपनी रिपोर्ट उन्हें प्रेषित कर रहा हूँ। 5 मिनट पहले जब उन्हें बताया कि दुबे पर हमला करने वाले नकाबपोश के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बता दूं। 5 मिनट पहले? जी हाँ। किस मीडिया से? जी, मेरे पास एक ट्रांसमीटर है। ओह, केशव के मुंह से निकला। फिर उसने सवाल किया, तुम नकाबपोश के बारे में मुझे क्या बता सकते हो? फिलहाल इससे ज्यादा कुछ नहीं कि वह लंगड़ा कर चलता है, मगर हाँ, मैं तुम्हें उस स्थान पर ले जा सकता हूँ जहां वह रहता है। कहाँ रहता है वह? यह जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उस वक्त केशव बल्लियों उछल पड़ा जब 49 ने उसे उसी के मकान के सामने ले जाकर खड़ा किया और बोला, नकाबपोश को मैंने इस मकान में दाखिल होते देखा था। इस मकान में? हाँ, अचंभित केशव ने पूछा। तुम्हें अच्छी तरह याद है ना? हाँ हाँ। आपको शक क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मकान मेरा है। आपका? अब 49 चौंका। हाँ, यही वह मकान है जिसे मेरे पापा ने बड़े अरमानों से बड़ी मेहनत से बनवाया था, और फिर इसी मकान की चारदीवारी में मेरा सब कुछ तबाह हो गया। ओह, क्या नकाबपोश मुख्य द्वार का ताला खोलकर अंदर घुसा था? नहीं। फिर? पीछे एक बहुत संकरी गली है जिसमें आसपास के मकान वाले कूड़ा करकट डाल देते हैं। पहले वह उस गली में गया, फिर उस मकान के एक रेन वाटर पाइप पर चढ़ता हुआ दूसरी मंजिल के एक कमरे की खिड़की के जरिए मकान में गया। ओह, मगर इस सवाल का महत्व क्या है? वकील अंकल से मैंने अपने मकान के बारे में पूछा था। तब उन्होंने बताया था कि मेरी फरारी के बाद हमारा यह मकान गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, और तब से शायद ही किसी ने आकर इसका ताला खोला हो। तब तो उस नकाबपोश ने अपने छिपने के लिए बहुत बेहतरीन जगह चुनी। शहर में पुलिस अगर उसकी खोज भी करने लगे तो इस मकान तक पहुंच ही नहीं सकती। मगर अजीब इत्तेफाक है कि दुबे के मर्डर के इच्छुक नकाबपोश ने छिपने के लिए मेरा ही मकान। ओह, कहते कहते केशव के दिमाग को एक तीव्र झटका लगा। जाने किन ख्यालों में गुम हो गया वह। क्या हुआ? 49 ने पूछा। सोनू, वह सोनू ही है। केशव पागलों की तरह कह उठा। सोनू के अलावा कोई नहीं हो सकता। इसका चुनाव सोनू और सिर्फ सोनू ही कर सकती है। मैं समझा नहीं कि आप क्या कहना चाहते हैं। आओ अंदर चलते हैं। केशव बुरी तरह बेचैन उठा था। आगे केशव था, पीछे 49। पाइप पर चढ़ने के बाद वे खिड़की पर पहुंचे। कांच टूटा हुआ था। केशव ने हाथ अंदर डालकर चटकनी खोली। पहले केशव और फिर 49 कमरे के फर्श पर कूदा। निशब्द कमरे में गुप्त अंधेरा था। 49 ने अपनी जेब से पेंसिल टॉर्च निकालकर ऑन की। प्रकाश किरण अपनी क्षमतानुसार अंधेरे को चीरती चली गई। इस वक्त वे एक दूसरे की सांस की आवाज बिल्कुल स्पष्ट सुन सकते थे। हालांकि केशव को पूरा पूरा भरोसा हो चुका था कि ये नकाबपोश सोनू ही होगी, किंतु इस भरोसे पर इतना रिस्क नहीं लिया जा सकता था कि वह सोनू को आवाज लगाने लगता या धड़ल्ले से घुसा चला जाता। इसलिए वे चोरों की तरह दाखिल थे।
पेंसिल टॉर्च की रोशनी में वह कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा, किंतु दरवाजा बाहर से बंद था। केशव से ज्यादा इस मकान की भौगोलिक स्थिति से कौन परिचित हो सकता था। वह एक अन्य दरवाजे की तरफ बढ़ा। वह छोटा दरवाजा कमरे की तरफ से बंद था। अपनी तरफ से कम आवाज उत्पन्न करके केशव ने चटकनी खोली। वह टॉयलेट की तरफ से बंद था। उसे खोलकर वे एक अन्य कमरे में पहुंची। इस कमरे का मुख्य दरवाजा कमरे की तरफ से बंद था। उसे खोलकर वे छोटी सी गैलरी में पहुंचे और फिर केशव 49 को साथ लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अभी वे दरवाजे की तरफ बढ़े ही थे कि अचानक एक मोटा सा डंडा 49 के टॉर्च वाले हाथ पर पड़ा। 49 के मुंह से चीख और हाथ से टॉर्च निकल गई। केशव अभी कुछ समझ भी नहीं पाया था कि डंडा ऐसे जोरदार ढंग से उनके सिर पर पड़ा कि हलक से चीख निकल गई। आंखों के सामने रंग बिरंगे तारे नाच उठे। तभी एक साय को उसने लंगड़ाकर फर्श पड़ी टॉर्च पर झपटते देखा और अगले पल टॉर्च किसी के हाथ में थी। पहले उसका प्रकाश 49 पर पड़ा। 49 के हाथ में रिवॉल्वर नजर आया, किंतु उसके ट्रिगर दबाने से पहले ही डंडा पुनः उसके हाथ पर गिरा। इस बार चीख के साथ उसका रिवॉल्वर कहीं जा गिरा। खबरदार, जो कोई गलत हरकत की, रिवॉल्वर मेरे पास भी है। गुरगुराहट की यह आवाज किसी नारी की थी और शब्दों के साथ ही टॉर्च का प्रकाश बड़ी तेजी से घूम घूम कर 49 और केशव पर पड़ रहा था। सोनू, केशव के मुंह से निकला, मगर जनानी आवाज ने गुर्राकर कहा, कौन हो तुम? तो तुम सोनू ही हो ना? केशव ने पुनः पूछा। खामोश, वह गुर्राई। पहले मेरे इस सवाल का जवाब दो, वरना इस बार डंडा नहीं बल्कि भेजे में मेरे रिवॉल्वर से निकली गोली धंस जाएगी। मैं केशव हूं। केशव? हाँ, तुम्हारा केशव। बको मत। यकीन मानो सोनू, केशव की आवाज उत्तेजना की ज्यादती के कारण कांप उठी थी। टॉर्च का प्रकाश मेरी आंखों पर डाल पगली, तुझे यकीन हो जाएगा कि मैं केशव हूँ, वही जिसे भारतीय दंड विधान देते वक्त तूने कानून का बेटा बनने की प्रेरणा दी थी। और तब तक टॉर्च की रोशनी केशव की आंखों का अवलोकन कर चुकी थी। केशव! टॉर्च के पीछे से चीख उभरी। दीवाना होकर दहाड़ा केशव। सोनू, सोनू! ओह, तू तो सचमुच केशव है। केशव खुशी की ज्यादती में डूबी इनके साथ उसने केशव की तरफ दौड़ना चाहा। आह! सोनू के हलक से चीख निकली। मैं लड़खड़ा गई, मगर गिरने से पहले केशव ने उसे संभाल लिया। क्या हुआ सोनू? कुछ नहीं, वह करा उठी। थोड़ा लंगड़ा गई थी। मैंने संभाल लिया। तेरे अलावा और कौन संभाल सकता था मुझे? मगर हुआ क्या है? पैर में मोच। आह! पगली, कहते केशव ने उसे गोद में उठा लिया। फिर भी भाग दौड़ में बाज नहीं आ रही और एक एक टॉर्च और डंडा फर्श पर गिरने की आवाज गूंजी। केशव ने सोनू का जिस्म ढीला पड़ गया महसूस किया। वह घबराए हुए स्वर में चीखा, सोनू! मगर सोनू की तरफ से कोई जवाब नहीं। केशव कुछ ज्यादा ही घबरा गया। भयानक आशंका ने पागल सा कर दिया उसे। चीख कर 49 से बोला, टॉर्च उठाकर कमरे में चलो। 49 ने ऐसा ही किया। वह पलंग किसी जमाने में केशव का था, जिस पर इस वक्त सोनू का बेहोश जिस्म पड़ा था। नजदीक रखी सेंटर टेबल पर एक मोटी मोमबत्ती जल रही थी। कमरे में उसी का प्रकाश था। सारी खिड़कियां बंद थी, गंदे पर्दे खिंचे हुए, ऐसी पोजीशन में कि रोशनी की नन्ही सी किरण भी बाहर नहीं जा सकती थी। 49 केशव की मानसिक अवस्था में उस वक्त कुछ सुधार महसूस कर रहा था जब सोनू को बिस्तर में लेटाने के बाद उसने उसकी नब्ज चेक करने के साथ कहा, सिर्फ बेहोश है। और रोशनी होने पर 49 उस लड़की को देखता ही रह गया जो बेड पर बेहोश पड़ी थी। सुंदर, इतनी सुंदर कि कोई यकीन नहीं कर सकता था कि उसने 4 पुलिस वालों, सिक्का और उसके साथियों की हत्या की होगी। चींटी तक को ना मार सकती थी वह। 49 ने अपने अब तक के जीवन में इससे खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। अगर कहीं सुंदरता की मिसाल देने की जरूरत पड़े, अब वह चूकने वाला नहीं था। मंत्रमुग्ध सा अभी वह सोनू की तरफ देख रहा था कि केशव ने उससे अजीब से स्वर में कहा, ये सोनू है, मेरी सोनू। वह तो मैं समझ गया, परंतु 49 के वाक्य पर कतई ध्यान दिए बगैर केशव इस तरह कहता चला गया जैसे गाइड
हिस्टोरिकल इमारत के बारे में बताता चला जाता है। इस वक्त मैं जो कुछ हूँ इसकी सिर्फ इसी की देन है। इसी ने मुझे राह दिखाई थी। हाँ, मैं जानता हूँ। फिर सेंटर टेबल पर रखे एक जग से पानी के छींटे सोनू के चेहरे पर डालकर केशव उसे होश में लाने का प्रयत्न करने लगा। उसका प्रयास रंग लाया। कुछ ही देर बाद सोनू की पलकें कांपने लगी। केशव ने उसे दीवानों की तरह नाम ले लेकर पुकारा। वह होश में आई। एक बार पुनः वे दोनों लिपट गए। फिर जाने क्या हुआ, कम से कम 49 तो जान न सका। दोनों फूट फूट कर रो पड़े थे। दो व्यक्तियों में एक दूसरे के लिए ऐसी दीवानगी 49 ने जीवन में पहली बार ही देखी थी, और वे देखता रहा। उन दोनों के रुदन में ऐसा कुछ जरूर था जिसकी वजह से 49 की आंखें भर उठी। तब जबकि सोनू और केशव ने खुद को नियंत्रित किया। सोनू, केशव ने पूछा, अखबारों में मेरे बारे में छपने पर भी तू जैन अंकल के यहाँ क्यों नहीं आई? तेरे बारे में अखबारों में कब क्या छपा? आज शाम के अखबारों में। मैंने वे नहीं पढ़े। क्यों? यहाँ से बाहर नहीं निकल सकी। दुबई की कोठी पर तैनात बंदूकधारी सिपाही ने जब मुझ पर गोली चलाई और मैं भागी तो पैर में मूंछ आ गई थी। बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंचने के बाद एक बार भी बाहर नहीं निकली हूँ। ओह, मगर मगर अब तू कुछ नहीं करेगी। जो करना है मैं करूंगा। जब तू आ ही गया है तो कुछ करने की मुझे क्या जरूरत है? अब तो सिर्फ यह देखूंगी तू कानून का बेटा बना है। सोनू लंगड़ाकर चल सकती थी, परंतु केशव ने उसे नहीं चलने दिया। कंधे पर लादकर मकान के बाहर निकला। एक टैक्सी पकड़कर ड्राइवर को जैन साहब के घर का पता बताया, और जब 49 भी उसमें बैठने की कोशिश करने लगा तो केशव ने उसे रोकते हुए कहा, अब तुम जा सकते हो। कहाँ? जैन रूम में, कहकर केशव ने दरवाजा बंद कर दिया। 49 को वहां ठूठ की तरह खड़ा छोड़कर केशव के आदेश पर टैक्सी आगे बढ़ गई। वे जैन साहब की कोठी पर पहुंचे। सोनू व उसका मिलन बहुत हृदय विदारक था। जो जुर्म सोनू ने किए थे उसकी सजा वह काट चुकी थी, और दुबे पर कातिलाना हमला करने के जुर्म में कोई उसे पकड़ नहीं सकता था, क्योंकि केशव उस लिबास को राख में तब्दील करके फ्लश में बहा चुका था जिसे पहनकर वह नकाबपोश बनी थी। जिस रिवॉल्वर से उसने दुबे पर गोलियां चलाई थी उसे बाकी गोलियों सहित केशव ने गंगा में फेंक दिया था। सोनू के पैर में आई मोच का इलाज होने लगा, और वह दिन भी आ गया जिस दिन 21 साल से पेंडिंग पड़े मुकदमे की पहली तारीख थी, जिसका अभियुक्त केशव था। अखबारों ने 4 दिन पहले से तूफान बरपा रखा था। कोई लिख रहा था, कानून के बेटे में कितना दमखम है, इसका असली पता अब लगेगा। किसी ने लिखा था, कानून का बेटा अदालत के कटघरे में। हालांकि राष्ट्रीय अखबारों में इस मुकदमे को ज्यादा अहमियत ना दी थी। भीतर के पृष्ठों में किसी के नाम आदि का उल्लेख किए बिना खबर छाप दी थी, परंतु लोकल अखबार हंगामा किए थे। यही वजह थी कि तारीख वाले दिन सुबह 8 बजे ही वह कक्ष भीड़ से खचाखच भर गया जहां मुकदमे की होने वाली थी। 10 बजते बजते कक्ष के बाहर और कचहरी परिसर में भीड़ की हालत यह हो गई कि स्थिति नियंत्रित करने हेतु अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था करनी पड़ी। कक्ष में सबसे अगली पंक्ति में जैन साहब के साथ सोनू बैठी थी। अजय कुमार दुबे भी वहीं था। तीरथ सिंह भी वहां नहीं था। कटघरे में खड़े केशव ने जब कक्ष में मौजूद लोगों पर नजर डाली तो पाया कि वहां वकीलों की संख्या ज्यादा थी। शायद वे देखना चाहते थे कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने LLB पास नहीं की, एडवोकेट की डिग्री नहीं ली, कोर्ट में किस तरह बहस करता है। नजर चौथी पंक्ति में बैठे मनु नारंग से टकराई। केशव ने देखते ही पहचान लिया उसे। तब जब न्यायाधीश ने अपनी कुर्सी ग्रहण की, अदालत की कार्यवाही आरंभ हुई। सरकारी वकील ने चार्जशीट पढ़कर सुनाई, और उसके बाद न्यायाधीश ने केशव से पूछा, आपको अपनी सफाई में क्या कहना है मिस्टर केशव? सबसे पहले मैं वो फोटो देखना चाहता हूं सर, जो तफ्तीश के वक्त पुलिस फोटोग्राफर ने घटनास्थल से खींचे थे। न्यायाधीश ने उसकी मांग पूरी करने का हुक्म दिया। सरकारी वकील ने कोई ऐतराज नहीं किया था। केशव एक एक फोटो को बहुत ध्यान से देख रहा था। ये फोटो उसके पिता और दीदी की निर्वस्त्र लाशों के थे।
कोई अन्य वक्त होता तो इन फोटोओं को देखकर वह शायद भावुक हो उठता, किंतु इस वक्त केशव नहीं, कानून का बेटा उन फोटोओं को देख रहा था। केवल अपनी पॉइंट की तलाश थी उसे। कक्ष में सन्नाटा छाया हुआ था, पहना सन्नाटा। धाड़ धाड़ करते दिल कुछ होने का इंतजार कर रहे थे। आज आदमी से लेकर पत्रकार, न्यायाधीश और मनु नारंग जैसे कानून के पंडितों को इंतजार था इन फोटोओं में केशव अपने पक्ष में क्या निकालता है। करीब 10 मिनट बाद एक फोटो पर नजर पड़ते ही केशव की आंखें चमक उठी। चेहरे पर ऐसे भाव उभरे जैसे हफ्तों के भूखे के सामने थाली परोस कर रख दी गई हो। इस फोटो को निकालकर उसने अन्य फोटोओं से अलग कर लिया। बाकी फोटो पेशकार को तरफ बढ़ाते हुए बोला, मेहरबानी करके इन्हें वापस फाइल में रख दें। और यह फोटो? सरकारी वकील ने पूछा। यह फोटो मेरी बेगुनाही का सबूत है, सरकारी वकील ने कहा। अदालत देखना चाहती है योर ऑनर कि इस फोटो में क्या है। जरूर मीलॉर्ड, केशव बोला। निश्चय ही मैं यह फोटो अदालत को दिखाऊंगा, क्योंकि इसे बिना दिखाए मैं खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर सकता। मगर उससे पहले मैं एक गवाह से कुछ सवाल करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत मिल गई। मेरे गवाह मिस्टर दुबे हैं सर। अदालत से दरखास्त करूंगा कि उन्हें विटनेस बॉक्स में बुलाया जाए। इस प्रकार दुबे को विटनेस बॉक्स में आना पड़ा। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त उसका हालत बैरंग सी, दिल धाड़ धाड़ करके बज रहा था। घबराहट के कारण दिलो दिमाग की हालत खस्ता थी। आंखों में प्रतिशोधात्मक भाव लिए केशव ने पहले सवाल किया, उस वक्त आप इसी इलाके के थाना इंचार्ज थे ना, जिस इलाके में मेरा घर था? जी हाँ। क्या आप कोर्ट को यह बताएंगे मिस्टर दुबे कि 21 साल पहले थाने पहुंचकर मैंने आपसे क्या कहा था? वह सब चार्जशीट में लिखा है और पढ़कर कोर्ट को सुनाया जा सकता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, तुमने जुनेजा, बब्बन और उसके साथियों के खिलाफ रपट लिखवाई, कहा कि उन सब ने तुम्हारे पापा और दीदी की हत्या कर दी है। आपने मुझसे सबूत मांगा? नहीं, दुबे स्वर में बोला। मैंने तुमसे कोई सबूत नहीं मांगा। यानी आप बिना किसी सबूत के सिर्फ कहने मात्र पर मेरे साथ तफ्तीश के लिए चल दिए? कहने मात्र पर नहीं, बल्कि जुनेजा आदि के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने के बाद। दुबे एक एक शब्द को नाप तोल कर बोल रहा था। थाने की प्रक्रिया हमेशा इसी तरह चलती है योर ऑनर। रपट लिखवाने वाले से इस बात का कोई सबूत नहीं मांगा जाता कि वह सच बोल रहा है, मगर मुझसे मांगा था। मैंने सबूत नहीं मांगा। क्या मांगने पर मैंने एक वीडियो कैसेट नहीं दी थी? कैसी कैसेट? जिसमें मेरे पापा और दीदी की हत्या का सारा मंजर टेप था। ऐसी किसी कैसेट के अस्तित्व से मैं आज तक अनजान हूं। आप झूठ बोल रहे हैं मिस्टर दुबे। उसकी तरफ उंगली उठाकर केशव गीता की कसम खाने के बावजूद झूठ बोल रहे हैं। मैंने आपको कैसेट दी थी। उसी किसी अंदाज में उत्तेजित दुबे गुर्राया। झूठी हामी आप भरवाना चाहते हैं मिस्टर केशव, मगर आपकी लाख कोशिशों के बावजूद मैं बार बार यही कहूंगा कि आप एक काल्पनिक कहानी गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कोई कैसेट ना 21 साल पहले मेरी जानकारी में थी और ना आज है। आप कहेंगे, केशव ने एक एक शब्द को चबाया, आपको कहना पड़ेगा, कहलवाने के टैलेंट मुझ में हैं। व्यर्थ की बहस में मिस्टर केशव अदालत का कीमती वक्त जाया कर रहे हैं योर ऑनर, सरकारी वकील ने कहा। सीधी सी बात है कि अगर मिस्टर केशव ने उस वक्त कैसेट या अन्य कोई सबूत पेश किया होता तो उसका उल्लेख रिपोर्ट में जरूर आता। थाने में वह रिपोर्ट लिखी जाती है मिलॉर्ड, जो पुलिस चाहती है। यानी अमुक रिपोर्ट में कैसेट का जिक्र नहीं किया गया। करेक्ट। तुम्हारी समझ उस वक्त कहाँ गई थी? समझ थी, मगर मुझे बेवकूफ बना दिया गया था सर। केशव पुनः न्यायाधीश की तरफ पलट कर बोला। मिस्टर दुबे ने मुझे पढ़ाया कि अगर रिपोर्ट में कैसेट का जिक्र होगा तो जुनेजा आदि को पता चल जाएगा और ऐसा होने पर वे कैसेट को कोर्ट तक पहुंचने से पहले ही हासिल करने का प्रयत्न कर सकते हैं, और अगर वे सफल हो गए तो हम कोर्ट में उन्हें कभी गुनहगार साबित नहीं कर सकते। और यह समझाया कि कैसेट को फिलहाल यहीं रहना चाहिए और
जब इसे कोर्ट में पेश करने का समय आएगा तो इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। और तुम समझ गए? अगर सही शब्द इस्तेमाल किया जाए तो ये है कि मैं झांसे में आ गया। शायद आप जानते हो मिस्टर केशव कि कोर्ट में कहानियां नहीं सुनाई जाती बल्कि सबूत पेश किए जाते हैं। सरकारी वकील ने व्यंग्यपूर्वक कहा। अगर नहीं जानते तो अब जान लें और अगर हो तो सबूत पेश करें। थैंक यू। यह शब्द केशव ने कुछ ऐसे मजेदार अंदाज में कहा कि कक्ष में लोग हंस पड़े। मेरे रिपोर्ट लिखवाने के बाद आप तफ्तीश के लिए मेरे घर गए। तुम भी साथ थे, दुबे ने कहा। चार्जशीट में यही लिखा है। क्या तफ्तीश की आपने? मिस्टर केशव को इस किस्म के उल जलूल सवाल करने से रोका जाए योर ऑनर। सरकारी वकील ने न्यायाधीश से अपील की। जो कुछ चार्जशीट में लिखा है उसे दोहराने का मतलब अदालत का कीमती वक्त जाया करना। चार्जशीट में कुछ कमी है सर, केशव ने कहा। एक खास चीज की बरामदगी का जिक्र चार्जशीट में जानबूझकर नहीं किया गया। किस चीज का? वहां से पुलिस को एक वीसीआर और कैमरा मिला था। उसकी बरामदगी का जिक्र चार्जशीट में कहीं नहीं है। अगर किसी घर में कत्ल हो तो उस घर के सारे सामान का जिक्र चार्जशीट में नहीं होता योर ऑनर। मगर वह कैमरा और वीसीआर पुलिस को ऐसी पोजीशन में मिले थे सर कि उनका उल्लेख चार्जशीट में ना किया जाना दुर्भावना व्यस्त है। पुलिस को वहां कोई वीसीआर और कैमरा नहीं मिला। आप झूठ बोल रहे हैं। सबूत क्या है? सबूत है ये। फोटो वाला हाथ हवा में उछालता केशव जोर जोर से बोला। ये फोटो पुलिस फोटोग्राफर ने खींचा है। पापा की लाश का फोटो ऊपर से लेने की कोशिश की है। अनजाने में इस फोटो के ऊपरी हिस्से में वह रोशनदान भी आ गया है जहां मैंने कैमरा फिट किया था। और पुलिस का दुर्भाग्य मिलॉर्ड कि रोशनदान पर मौजूद वीडियो कैमरे का लेंस इस फोटो में साफ नजर आ रहा है। केशव के इन शब्दों के बाद कक्ष में सनसनी फैल गई। दुबे को काटो तो खून नहीं। हर एक नजर उस फोटो पर जमी थी जिसे केशव ने हाथ में उठा रखा था। काफी देर की सनसनीखेज खामोशी के बाद सरकारी वकील ने कहा, मैं इस फोटो को नजदीक से देखना चाहूंगा योर ऑनर। ऑफ कोर्स, मुस्कुराते हुए केशव ने फोटो उसकी तरफ बढ़ा दिया। सरकारी वकील ने फोटो लिया, ध्यान से देखा और रोशनदान पर रखे कैमरे पर नजर पड़ते ही उसका चेहरा फक पड़ गया। यही वह क्षण था जब केशव ने कहा, आपके चश्मे के लेंसों पर थोड़ी गर्द है वकील साहब। बराए मेहरबानी उसे साफ करके फोटो को देखें कि कुछ ज्यादा ही साफ नजर आएगा। सरकारी वकील ने केशव को देखा। किसी भी व्यक्ति के अंदर तक सुलगा देने वाली मुस्कान के साथ केशव ने कहा, अगर आप देख चुके हो तो फोटो को जज साहब तक पहुंचाने की तकलीफ करें। और वकील साहब को यह तकलीफ करनी पड़ी। न्यायाधीश महोदय उस वक्त ध्यान से फोटो को देख रहे थे जब केशव ने पुनः जोर जोर स्वर में कहना शुरू किया, वीडियो कैमरे रोशनदान पर नहीं रखे जाते योर ऑनर, और उस ढंग से तो हरगिज नहीं जैसा फोटो में नजर आ रहा है। कोई मान नहीं सकता कि तफ्तीश के वक्त यह कैमरा पुलिस को मिला ही नहीं होगा और इसी पोजीशन में जाहिर है कि चार्जशीट में इसका जिक्र किया जाना चाहिए था, मगर नहीं किया गया। इसलिए नहीं किया गया योर ऑनर क्योंकि वहां से वीसीआर और कैमरे की बरामदगी अनेक सवाल उठा सकती थी। ऐसे ऐसे सवाल जिनके जवाब एक वीडियो फिल्म के अस्तित्व को जन्म दे सकते थे, और ऐसा इस केस की तफ्तीश करने वाला इंस्पेक्टर चाहता नहीं था। कक्ष में सन्नाटा खिंच गया। सरकारी वकील के मुंह पर ताला लटक गया। दुबे के होश फाख्ता। केशव पुनः अपने एक एक शब्द पर जोर देता हुआ बोला, मुझे उम्मीद है योर ऑनर कि जो कुछ मैंने कहा उसे सरकारी वकील साहब अब महज एक कहानी नहीं कहेंगे, क्योंकि जहां यह फोटो पुलिस की नीयत में खोट साबित करता है वहीं यह भी साबित करता है कि मैंने सचमुच अपने पापा और दीदी की क्रूर हत्या के मंजर को शूट किया था। बौखलाकर दुबे बोला, मुद्दे ये नहीं है कि तुमने वीडियो फिल्म खींची थी या नहीं, बल्कि ये है कि एक फिल्म मुझे दी या नहीं। तुम कहते हो दी, मैं कहता हूं नहीं दी। तुम्हें यह साबित करना है कि तुमने मुझे फिल्म दी थी।
होगा यह भी साबित हो जाएगा एसपी साहब, दुबे ने धड़क से दिल से कहा। करो। अचानक केशव न्यायाधीश की ओर मुखातिब होकर चीखा, मेरा दावा है योर ऑनर कि मिस्टर दुबे के पास आज भी वह कैसेट सुरक्षित है। कोरी बकवास है ये। खुद पुलिस के फोटो ने साबित किया है योर ऑनर कि बकवास मेरा बयान नहीं बल्कि बकवास मुझ पर लगाया गया झूठा इल्जाम है। केशव शेर के माने दहाड़ रहा था। रही सही कसर वह कैसे पूरी कर सकती है योर ऑनर, जो मेरे दावे के मुताबिक आज भी मिस्टर दुबे के पास है। मुझे उसे प्राप्त करने का मौका दिया जाए। सन्नाटा, गहरा सन्नाटा खिंच गया कोर्ट में। फिर स्वयं न्यायाधीश ने पूछा, क्या चाहते हो? एसपी साहब के बंगले का सर्च वारंट। सर्च वारंट? यस सर। केशव ने अपने एक एक शब्द पर जोर दिया। और सर्च वारंट भी ऐसा जो तत्काल प्रभावी हो। सरकारी वकील बोला, मैं समझ नहीं पाया योर ऑनर कि मिस्टर केशव आखिर कहना क्या चाहते हैं। सर्च वारंट के साथ यहाँ से मैं, दुबे, सरकारी वकील साहब और संबंधित थाने की फोर्स सीधे एसपी साहब के बंगले पर जाए। इस बीच मिस्टर दुबे किसी से कोई बात ना कर सकें। यह सब मैं सिर्फ इसलिए चाहता हूँ कि अगर मिस्टर को जहां भी मौका मिल गया तो ये अपने बंगले से कैसेट हटा देंगे। इंसाफ की खातिर वर्तमान हालत में यह जरूरी है सर कि मिस्टर दुबे को ऐसा करने का मौका हरगिज ना दिया जाए। अदालत मुलजिम को ऐसा सर्च वारंट नहीं दे सकती योर ऑनर। अदालत को वह हर काम करना चाहिए मिलॉर्ड जो सच तक के लिए कानून की मदद करे। केशव ने सरकारी वकील से ज्यादा बुलंद स्वर में कहा, ऐसा सर्च वारंट हासिल करने का मैं इसलिए हकदार हूँ क्योंकि इस फोटो ने मुझे सच्चा और पुलिस को झूठा साबित कर दिया है। सर्च वारंट हासिल करने का हकदार मैं इसलिए भी हूँ क्योंकि उस एकमात्र सबूत से मैं खुद को बेगुनाही साबित नहीं कर सकता बल्कि इंसाफ करने में इस कोर्ट की मदद भी कर सकता हूँ। एक न्यायाधीश ने सरकारी वकील से पूछा, क्यों न मिस्टर केशव को सर्च वारंट दे दिया जाए? ये उचित ना होगा योर ऑनर। वह बौखला गया। क्यों? जवाब देने से पहले सरकारी वकील गड़बड़ा गया। शायद वह कुछ कहता भी मगर उससे पहले बोल उठा, अगर मिस्टर केशव को सर्च वारंट दिया जा रहा है तो मैं अपने वकील से बात करने की इजाजत चाहूंगा सर। आपका वकील? जी हाँ। दुबे खुद को होशो आवाज में रखने की भरसक चेष्टा कर रहा था। मिस्टर केशव का हमला पुलिस पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत तौर पर सीधा मुझ पर है और लगता है कि सरकारी वकील मेरा बचाव ठीक से नहीं कर पा रहे, अतः मुझे अपने वकील को पेश करने का हक है। कौन है आपके वकील? संयोग से इस वक्त वे कोर्ट में ही है, मिस्टर मनु नारंग। न्यायाधीश ने केशव से पूछा, क्या आपको इसमें कोई आपत्ति है मिस्टर केशव? नहीं। एक झटके से कहने के बाद बड़ी जबरदस्त कुटिल मुस्कान के साथ केशव ने नारंग को घूरा और बोला, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है सर। कानून हरेक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूरा मौका देता है, फिर दुबे को क्यों नहीं मिलना चाहिए? आप अपने वकील से बात कर सकते हैं मिस्टर दुबे। यहाँ सबके सामने नहीं सर। फिर अपने वकील से मुझे कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें करनी है, अतः अकेले में बात करने के लिए मुझे सिर्फ 10 मिनट दिए जाएं। इसके बाद न्यायाधीश महोदय बोले, यह अदालत तुरंत प्रभावी सर्च वारंट इस शर्त पर जारी करती है कि उससे पहले 10 मिनट मिस्टर दुबे अपने वकील से अकेले कमरे में बात कर सकते हैं। तब तक संबंधित थाने से पुलिस फोर्स को यहाँ बुलाने का इंतजाम किया जाए ताकि सर्च वारंट पर सही ढंग से अमल किया जा सके। तलाशी के बाद जो पोजीशन सामने आएगी उस पर कोर्ट अगली तारीख पर विचार करेगी। यह सब क्या है नारंग साहब? दुबे व्यग्र स्वर में कहता चला गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा आखिर यह कैसा खेल खेल रहा है केशव। नारंग ने शांत स्वर में कहा, कैसेट उसके पास है, अगर चाहे तो फौरन पेश करके खुद को बेगुनाह ही नहीं बल्कि जुनेजा, बब्बन और कुकरेजा को हत्यारा साबित कर सकता है, मगर ऐसा नहीं कर रहा। इसका साफ साफ मतलब यह है कि वह साथ में तुम्हें फंसाना चाहता है। कैसे? जो कैसेट वास्तव में वह पहले ही हासिल कर चुका है उसे तलाशी में तुम्हारे बंगले में बरामद दिखाएगा। ओह, दुबे का चेहरा पीला पड़ गया। और अगर वह अपनी साजिश यानी तलाशी में बंगले से कैसेट की बरामदगी
दिखाने में कामयाब हो गया तो क्या कोर्ट में भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता? खुद ब खुद साबित हो जाएगा कि 21 साल पहले तुम जुनेजा आदि से मिले हुए थे। फिर मैं क्या करूं? केवल एक ही रास्ता है। क्या? तलाशी में वह तुम्हारे बंगले से कैसेट की बरामदगी ना दिखा सके। मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। अगर तुम कामयाब हो गए दुबे, तो यह वायदा मेरा रहा कि कोर्ट तुम्हें एक पल की भी सजा नहीं दे सकेगी। दुबे ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि कमरे के बंद दरवाजे पर दस्तक बाहर से आई। 10 मिनट पूरे हो चुके हैं मिस्टर दुबे। 8 सिपाहियों के साथ तीरथ सिंह, नारंग, सरकारी वकील और केशव अभी अभी वे दुबे के बंगले पर पहुंचे थे। केशव ने कहा, तलाशी का कार्य शुरू किया जाए। इंस्पेक्टर, ठहरो, दुबे चीखा। केशव बड़ी प्यारी मुस्कान के साथ बोला, कहिए। दुबे ने तीरथ सिंह की तरफ पलट कर कहा, सबसे पहले खुद केशव की तलाशी ली जानी चाहिए इंस्पेक्टर। वह किस खुशी में? केशव की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मुझे शक है कि जिस कैसेट की बरामदगी यह मेरे बंगले से दिखाना चाहता है वह इस वक्त इसकी जेब में है। ओ, केशव हंसा। इंस्पेक्टर तीरथ सिंह, वह जिसने कभी अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करने और हमेशा पूरी ईमानदारी के साथ कर्तव्य का पालन करने का कसम गुरुद्वारा में खाई थी, वह किसी के साथ पक्षपात नहीं कर सकता था। ना दुबे को एसपी होने का लाभ उससे मिल सकता था, ना ही दिल में केशव के लिए हमदर्दी के कारण केशव को कोई रियायत मिल सकती थी। अतः बोला, आपको तलाशी देनी होगी मिस्टर केशव। शौक से लीजिए, केशव ने दोनों हाथ फैला दिए। तीरथ सिंह ने एक कांस्टेबल को केशव की तलाशी लेने का हुक्म दिया और कांस्टेबल ने न सिर्फ केशव की सभी जेबें खाली करके बरामद सामान सेंटर टेबल पर रख दिया, बल्कि जूतों और जुराब तक की तलाशी ले डाली। तीरथ सिंह ने दुबे से पूछा, अब आप संतुष्ट हैं? जवाब में क्या कहे यह जानने के लिए दुबे अभी नारंग की तरफ ही देख रहा था कि केशव ने चुपते स्वर में कहा, अगर मिस्टर दुबे चाहें तो खुद मेरी तलाशी ले सकते हैं इंस्पेक्टर। नारंग बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लेकिन तलाशी के दरमियान मैं मिस्टर केशव के साथ रहूंगा। ऑफ कोर्स। दोनों कंधे एक एक उचकाता हुआ केशव कह उठा, शौक से। तलाशी के दरमियान ही नहीं बल्कि उसके बाद भी, जब तक नारंग साहब चाहें तो मेरे साथ रह सकते हैं। कोई कुछ नहीं बोला और एक पल के लिए वहां खामोशी छा गई। फिर तीरथ सिंह के आदेश पर तलाशी का कार्य शुरू हुआ। दुबे हॉल में चुपचाप खड़ा तलाशी लेते पुलिस दल को देख रहा था। इस काम में केशव भी पुलिस दल की मदद कर रहा था। नारंग उसके साथ था। 30 मिनट बाद उस कमरे में जहां दुबे का कलर टीवी वीसीआर रखा था, कुछ देर तक केशव स्टैंड पर रखी वीडियो कैसेट्स को ध्यान से देखता रहा और फिर अचानक एक कैसेट को संभालता हुआ बोला, मिल गई कैसेट। काका, क्या मतलब? नारंग ने पूछना चाहा, परंतु कैसेट संभाले केशव इस ढंग से खुश होता हॉल की तरफ लपका जैसे कारो कुबेर का खजाना उसके हाथ लग गया हो। साथ ही वह चीखता चला जा रहा था, कैसेट मिल गई है इंस्पेक्टर, वह कैसेट मैंने ढूंढ निकाली है। कहाँ से? हॉल में खड़े तीरथ सिंह ने पूछा। इस कमरे में अन्य कैसेट्स के बीच रखी थी। हक्का बक्का दुबे उसके हाथ में दबी कैसेट को देख रहा था। तभी नारंग हॉल में दाखिल होता हुआ चीखा, तुम कैसे कह सकते हो कि यह वही कैसेट है जिसे तुम ढूंढ रहे थे? मैं जानता हूं कि यह वही कैसेट है, केशव ने विश्वास पूर्वक कहा। मगर कैसे? मैं जानता हूं, इसमें कैसे का सवाल कहां से उठता है? नारंग ने कहा, मेरे कहने का मतलब यह है कि वीसीआर यहाँ है, उस पर चलाकर हम देख सकते हैं कि इस कैसेट में क्या है। इसकी जरूरत आपको होगी, मुझे नहीं। केशव ने बड़ी ही जालिम मुस्कुराहट के साथ ये शब्द कहे थे। आपके लिए केवल इतना ही काफी है कि कैसेट मैंने आपके सामने मिस्टर दुबे की अन्य कैसेट्स के बीच से उठाई है। मुझे इस कैसेट की अच्छी पहचान है। चलो इंस्पेक्टर, मैं वह चीज बरामद कर चुका हूँ जिसके लिए सर्च वारंट लिया गया था। नहीं, दुबे हलक फाड़ कर चीख उठा, यह वह कैसेट नहीं हो सकती। यह वही कैसेट है प्यारे। चलो इंस्पेक्टर। तुम एक कदम भी इस हॉल से बाहर नहीं रख सकते। आपे से बाहर हुए दुबे ने चीखने के साथ ही हॉलस्टर से
रिवॉल्वर खींचकर उस पर तान दिया। गुर्राया, कैसेट सेंटर टेबल पर रख दो। नहीं, मैं कैसेट नहीं रखूंगा, केशव चीखा। दुबे गरजा, कैसेट टेबल पर रखते हो कि नहीं? अगर इस कैसेट में वैसा कुछ नहीं है जैसा मैं कह रहा हूं, तो इस हरकत का मतलब यह है कि हरामजादे, तू मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। अत्यधिक गुस्से में दुबे दांत भींच कर गुर्राया, कैसेट यहाँ रख दे। ये आप ठीक नहीं कर रहे सर, केशव से पहले तीरथ सिंह बोला। अदालत के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं आप। अगर आपके ख्याल से कैसेट में कुछ नहीं है तो खामोश। उसकी बात होने से पहले ही दुबे गरजा, मैं इस हरामजादे को इसकी साजिश कामयाब नहीं होने दे सकता। दुबे अभी अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि कैसेट संभाले केशव दरवाजे की तरफ दौड़ा। रुक जा कुत्ते, दुबे दहाड़ा, किंतु केशव नहीं रुका और दुबे ने ट्रिगर दबा दिया। दाएं। हॉल में केशव की चीख गूंजी। गोली ने उसके बाएं बाजू को जख्मी किया था। दाएं हाथ में संभाले वह अभी भी दरवाजे की तरफ दौड़ रहा था। दांतों पर दांत जमाए दुबे अभी दूसरी बार ट्रिगर दबाने जा रहा था कि धाएं। बंगला दूसरी गोली की आवाज से गूंज उठा। यह गोली तीरथ सिंह के रिवॉल्वर से चली थी। गोली दुबे की टांग में लगी और त्वरा कर गिर गया है, परंतु रिवॉल्वर अभी भी उसके हाथ में थी। तीरथ सिंह गरजा, आप किसी पर फायर नहीं करेंगे सर। हरामी कुत्ते खुद को ज्यादा ईमानदार समझता है तो तू ले। आपे से बाहर होकर चिल्लाने के साथ ही उसने तीरथ सिंह पर फायर कर दिया, परंतु शायद जख्मी होने के कारण निशाना ठीक से ना लगा। गोली तीरथ सिंह की बगल से निकल गई थी और इससे पहले कि वह तीसरी गोली चलाए, तीरथ सिंह का रिवॉल्वर गल उठा। गोली दुबे के भेजवे में घुस गई। अंतिम चीख के साथ वह फर्श पर जा गिरा। मौत का सन्नाटा व्याप्त हो गया था वहां। और उधर दरवाजे के निकट खड़ा केशव पलटा। बाजू की जख्म और दाएं हाथ पर रखे दर्द को पीता हुआ फर्श पर पड़ी दुबे की लाश को देखकर यूं मुस्कुराया जैसे अपने नाक के रजा की लाश को देखकर नागिन मुस्कुराती है। कैसेट अभी भी उसके हाथ में थी। जख्मी केशव तीरथ सिंह की तरफ बढ़ा, नजदीक पहुंचा, बोला, इस कैसेट में अमिताभ बच्चन के गाने भी हो सकते हैं इंस्पेक्टर। नहीं, जैन साहब चीख पड़े। तुम्हारी योजना वह नहीं थी जो तुमने मुझे बताई थी। मैंने क्या बताया था आपको? यह कि तलाशी के दरमियान वैसे ही किसी कैसेट को उठाकर कहोगे यही वह कैसेट है। दुबे बौखला उठेगा, कहेगा यह वह कैसेट नहीं हो सकती। उसके ऐसा कहते ही साबित हो जाएगा कि वैसी किसी कैसेट का सेट उसकी नॉलेज में था, जैसा कि तुम दावा कर रहे हो। मेरी योजना यही थी। नहीं, तुम्हारी योजना यह नहीं थी। फिर क्या थी? तुम्हें पता था कि तुम्हारे ड्रामे पर दुबे इस कदर बौखला जाएगा कि वो अपनी कि उसमें इतनी शक्ति बाकी नहीं रहेगी जब तुम कैसेट लिए हॉल से बाहर निकलने का प्रयास करोगे तो वह तुम पर गोली चलाएगा। इस हकीकत को पहले से ही तुम जानते थे और मेरा दावा है कि केशव, तुम यह भी जानते थे कि जब दुबे गोली चलाएगा तो कर्तव्य के लिए समर्पित तीरथ सिंह की रिवॉल्वर उस पर गरज उठेगी। वह गोली दुबे का काम तमाम कर देगी। तुम ये जानते थे केशव? बोलो, सच बताओ, जानते थे कि नहीं? नहीं, केशव ने आहिस्ता से कहा। मैं नहीं मान सकता। हल्की मुस्कान के साथ केशव ने कहा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? क्या ऐसा हो सकता है? तुम बोलो सोनू, क्या ऐसा हो सकता है कि जो केशव सब कुछ जानता था वह यह ना जानता हो कि जब यह कैसेट को लेकर दरवाजे की तरफ भागेगा तो दुबे क्या करेगा? जवाब में तीरथ सिंह क्या करेगा? सब कुछ इसकी योजना के मुताबिक हुआ है। इसकी योजना दुबे को अदालत से सजा दिलाना नहीं, बल्कि उसी स्पॉट पर उसी ढंग से उसका कत्ल कराना था जैसे हुआ। केशव मुस्कुराता रहा, बोला, कुछ नहीं। बेशक दुबे से रिवेंज लेने की अच्छी स्कीम बनाई थी तुमने, मगर जिस रास्ते पर जा रहे हो वह मोड़ पसंद नहीं है केशव। बनाए हुए स्वर में कहने के बाद वे तेज कदमों के साथ स्टडी की तरफ चले गए। भड़ाक की जोरदार आवाज के साथ दरवाजा स्टडी की तरफ से बंद हो गया। सोनू और केशव खड़े रह गए अवाक। काफी देर तक उनके बीच खामोशी छाई रही। फिर केशव ने उसे तोड़ा। क्या तुझे भी वह सब पसंद नहीं है सोनू, जो मैं कर रहा हूँ?
तू अंकल को सब कुछ सच सच बता क्यों नहीं देता? क्या बता दूं? यही कि जानबूझकर तीरथ अंकल के हाथ से दुबे का कत्ल कराया है। तू भी यही समझती है? अच्छा, सोनू हंसी। मुझसे भी झूठ बोलेगा? मैं किसी से कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ सोनू। गुड, वेरी गुड। सोनू ने उसकी प्रशंसा की। समझ गई केशव कि ये कच्चे शब्द तू अपने मुंह से कहना नहीं चाहता। तूने दुबे की हत्या की है, क्योंकि मुंह से निकलने के बाद बात पराई हो जाती है, और कानून का बेटा होने के नाते यह अच्छी तरह जानता है कि ऐसे शब्द मुंह से निकालने से हमेशा कोई नुकसान होता है, कोई फायदा नहीं हो सकता। केशव के होठों पर नाचने वाली मुस्कान गहरी और गहरी होती चली गई। बोला कुछ नहीं वह, जबकि सोनू ने कहा, मेरे इम्तिहान में तू पास हो गया। अब मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि तू कानून का बेटा बन चुका है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है केशव, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। बिना कुछ कहे अपना काम किए जा। मैं सब समझती हूँ कि क्या कर रहा है। एक एक से बदला ले केशव, एक एक से सबको दुबे की तरह मौत के घाट उतार डाल। केशव मुस्कुराता रहा। अगली तारीख पर केशव कोर्ट में सिंह की तरह दहाड़ रहा था। इंस्पेक्टर तीरथ सिंह दुबे के बंगले पर घटी दुर्घटना का ब्यौरा दे चुका है मिलॉर्ड, और खुद नारंग साहब तथा सरकारी वकील उस दुर्घटना के चश्मदीद गवाह हैं। उस कैसेट को भी यह अदालत देख चुकी है जो हमें वहां से मिली। वह अंधा कानून नामक फिल्म की कैसेट है। मगर दुर्भाग्य से मिस्टर दुबे ने यह समझा कि कैसेट वही है जो मैंने उन्हें 21 साल पहले दी थी। इसी भुलावे में उन्होंने कानून तोड़कर कैसेट छीननी चाहिए, और इंस्पेक्टर तीरथ सिंह अपनी मेरी जान की हिफाजत के लिए गोली चलानी पड़ी। एसपी दुआ भले ही अपनी मौत के मुंह में चला गया है मिस्टर केशव, मगर उससे आप साबित नहीं हो पाया कि सरकारी वकील ने कहा। आज भी आप कानून की नजर में उतने ही संदिग्ध हैं जितने इस कोर्ट में पेश होने से पहले थे। वह कैसे? अपनी बेगुनाही का क्या सबूत पेश कर सके आप? उस वीडियो फिल्म को भले ही मैं अब तक कोर्ट के सामने लाने में नाकामयाब रहा मिलॉर्ड, जो मेरी बेगुनाही का ठोस सबूत है, मगर यह साबित करने में सफल हूं कि ऐसी किसी कैसेट का अस्तित्व है। क्या मतलब? अगर ना होता तो मैंने अपनी जान ना दी होती। कहना क्या चाहते हो? केशव ने कहा। सर्च वारंट लेने से पहले ही मुझे मालूम था मिलॉर्ड कि दुबे के बंगले की तलाशी के बावजूद मेरा उस कैसेट तक बेहद मुश्किल है पहुंचना। जो हरकत मैंने वहां की, यानी यूं ही किसी कैसेट को उठाकर अपने काम की कैसेट बताने का मात्र नाटक, मैंने यह सोचकर किया था कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। मेरे द्वारा यह नाटक किए जाते ही उत्तेजित दुबे यह कहेगा कि वह कैसेट नहीं है, और उसके ये शब्द इस बात का सबूत होंगे कि कहीं ना कहीं वह कैसेट जरूर है। मैंने सोचा था यह सब होने के बाद मैं कोर्ट में उससे पूछूंगा कि यह कैसेट वह नहीं है तो बताएं कि वह कैसेट कहाँ है। उसने मेरा वह उस सवाल का सामना करने से पहले ही इस दुनिया से कूच कर गया। सरकारी वकील ने कहा, यह भी तो हो सकता है सर कि मिस्टर दुबे को इस चालाक मुजरिम ने जानबूझकर कत्ल कराया हो। वो कैसे? मैं तो यह कहता हूं कि तुम जानते हो कि यह हरकत करने पर जो तुमने वहां की, दुबे तुम पर गोली चलाएगा, और उस हालत में अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए इंस्पेक्टर तीरथ सिंह को गोली चलानी पड़ेगी। मेरे काबिल दोस्त कल्पना बड़ी भयानक कर रहे हैं। कल्पना नहीं योर ऑनर, यह हकीकत भी हो सकती है। क्या आप ये साबित कर सकते हैं मिस्टर केशव कि जो दुबे की कोठी पर हुआ उस सब की कल्पना आपने पहले ही नहीं कर रखी थी? उस वक्त मैंने अपनी जैकेट नहीं पहन रखी थी। इसी से जाहिर है कि मैंने ऐसी कल्पना नहीं कर रखी थी। क्या मतलब? अगर मैंने ये कल्पना की होती कि वह सबके सामने मुझ पर गोली चला सकता है तो मैंने अपनी वही बुलेट प्रूफ जैकेट जरूर पहन रखी होती, जिसे पहनकर उससे तब भी मिला था जब उम्मीद थी कि वह मुझ पर गोली चला सकता है। मगर यह मान भी लिया जाए कि मैं जानता था, तो क्या सरकारी वकील साहब यह कहना चाहते हैं मैं जानबूझकर दुबे की गोली से मरवाने वहां ले गया था? केशव के इस तर्क के आगे सरकारी वकील को कुछ सूझा नहीं, अतः चुप रह गया, जबकि केशव कहता चला गया, मैंने दुबे की गोली का मुकाबला करने के लिए
कोई तैयारी नहीं की थी। जाहिर है कि कम से कम उस वक्त मुझे उस हरकत की उम्मीद स्वप्न में भी नहीं थी जो उसने की। दुबे ने मेरी सोचों से काफी आगे निकलकर विरोध किया। दूसरे मुझे उसके जीवित रहने से फायदा था, मर जाने से नुकसान है। फिर भला मैंने उसकी हत्या का कोई षड्यंत्र क्यों रचा होगा? सरकारी वकील बोला, मैंने एक संभावना व्यक्त की है योर ऑनर, जो गलत भी हो सकती है, मगर इस सारे झमेले में फंसकर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मिस्टर केशव अभी तक अपनी बेगुनाही का सबूत पेश नहीं कर पाए हैं। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की कहानी के साथ पुनः उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।